नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। विपक्षी एकता की सियासत कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों के शह और मात के खेल के बाहर, या यूं कहें कि उस दौर के बाहर नहीं निकल पा रही है। विपक्षी खेमे की कई क्षेत्रीय पार्टियां इस हालात के लिए कांग्रेस, उसकी रीति नीति और उसकी कमजोर हुई सियासी जमीन को जिम्मेदार ठहराती है। मगर दिलचस्प यह भी है कि इन क्षेत्रीय दलों को अपने राज्यों में कांग्रेस की राजनीतिक वापसी भी स्वीकार्य नहीं है। क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच दूर भी है, पास भी है, साथ भी है, खिलाफ भी है का खेल चलता चला आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस के प्रति नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा है। मुलायम सिंह के निधन के बाद देश के सबसे बड़े समाजवादी, जेपीवादी पिछड़ों के नेता लालू प्रसाद यादव ने आवाज दी है, कांग्रेस के साथ गोलबंद हो जाओ। लालू ने यह भी कहा है कि इस बार गोलबंद नहीं हुए तो पछताओगे। लालू की इस आवाज के क्या राजनीतिक मायने हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की रणनीति पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और क्या भाजपा भी देश भर के पिछड़े दलित नेताओं की गोलबंदी से फिक्रमंद है? मंथन आज इसी पर। पिछले 10-15 साल में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। देश के सबसे बड़े पिछड़ों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के नेता लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय परिषद को संबोधित करते हुए सभी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पार्टी के साथ गोलबंद होने की बात कही और साथ देने की बात कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने विपक्षी एकता और एकजुटता पर लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर मंगलवार को कहा कि लालू को भारत जोड़ो यात्रा में कुछ समय के लिए शामिल होना चाहिए। उन्होंने लालू यादव से अनुरोध भी कर लिया। वो दिग्विजय सिंह का मानना है कि इससे एक अच्छा संकेत और संदेश जाएगा। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने कहा कि 1 महीने में भारत जोड़ो यात्रा का इतना असर पड़ा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं। बाबा रामदेव जो कांग्रेस की आलोचना करते थकते नहीं थे, अब वो तारीफ करने लगे हैं और राहुल प्रियंका को कह रहे हैं कि भाई राहुल प्रियंका योग करते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सोनिया जी बहुत अच्छी व्यक्ति हैं। वक्त बदल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में वक्त बदल रहा है या केवल कांग्रेसियों का यह नजर है उनकी, या नजरिया उनका है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव का यह बयान, या फिर यूं कहें कि एक हुंकार, क्या देश के बाकी राज्यों के क्षेत्रीय छत्रपों के लिए एक संदेश है कि आपके पास 2 ही विकल्प हैं। विकल्प ए भारतीय जनता पार्टी और विकल्प बी कांग्रेस पार्टी। इनमें से ही आपको चुनना है कि किसे चुना जाए। क्योंकि जहां देश के कई सारे राज्यों, जो राज्य हैं वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कई छत्रप हैं, चाहे वाईएसआर हों, चाहे केसीआर हों, ये सब बहुत सारे जो दल हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, बहुत सारे लोग हैं, आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है। सब चाहते हैं कि केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। तो क्या ये कोई बड़ा फैसला लेंगे? इसमें उन्हें कोई गुरेज तो नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस भी उनको पिछले काफी समय से स्वीकार्य नहीं रही है, यानी कि अस्वीकार्य रही है कि कहीं कांग्रेस के आ जाने से उनका भविष्य या उनकी क्षेत्रीय राजनीति को तो नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ये चिंता रहती है क्षेत्रीय दलों को। लेकिन ये अपने आप में जो क्षेत्रीय दलों ने कुल मिलाकर एक तरीके से जो सवाल यही है, इस जगह सवाल यही उठता है कि भाई ए है, भारतीय जनता पार्टी है, जिसके नेता खुलेआम कहते हैं कि 2024 तक क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। जेपी नड्डा ने बिहार में कहा था। इसके बाद नीतीश कुमार कूद कर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से आरजेडी की तरफ आ गए। और मुझे अच्छी तरह याद है जब लालकृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा पेश किया गया था इस देश में, तो एक फतेहपुर की जनसभा हुई थी
उसको मैंने कवर किया था, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिला है, तब भी लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था इस बात को कि अब देश में केवल 2 दलीय प्रणाली रहेगी, एक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। उन्होंने मंच से कांग्रेस का नाम लिया था। वो तो जाहिर सी बात है कि जो राष्ट्रीय दल हैं उनको कतई क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बिल्कुल उनको स्वीकार्य नहीं है, वो कतई उनको बर्दाश्त नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय छत्रप पनप नहीं पाते और कांग्रेस के पास अब ऐसे क्षेत्रीय छत्रप बचे नहीं। वाई राजशेखर रेड्डी जैसे उनके पास क्षेत्रीय छत्रप बचे नहीं, वीर बहादुर जैसे क्षेत्रीय छत्रप बचे नहीं। इस तरह के क्षेत्रीय छत्रपों की उनको जरूरत है जो हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, वो कायम है। गुजरात में बहुत दिनों के बाद भी अभी तक कोई क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस वहां बना नहीं पाई है। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। ये तो हुई लालू प्रसाद यादव की हुंकार, उनका आह्वान, उनकी आवाज। लेकिन एक घटनाक्रम और हुआ जो बीता हुआ कल है। वहां उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और भारत के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर थे और वो बिहार के छपरा जिले के उस गांव में गए। सिताब दियारा गांव है उसका नाम, जहां जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण पैदा हुए और मौका था जेपी की 120वीं जयंती का, उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया। वहां अमित शाह ने बिना नाम लिए कहा कि जिन लोगों ने जेपी और लोहिया का नाम लेकर सत्ता पाई वो अब कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। अमित शाह ये भी कहते हैं कि वास्तव में जो लोग वास्तव में ये समाजवाद की बात करनी चाहिए थे, जेपी और लोहिया के सिद्धांतों को करना चाहिए, लेकिन सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। इन्होंने किया तो नीतीश और लालू पर वहां से प्रहार किया गया और ये बड़ा आश्चर्यजनक था कि भारतीय जनता पार्टी को जेपी कैसे याद आ गया। ये भी बड़ी बात थी। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी याद कर सकता है, जेपी महापुरुष हैं, लेकिन इमरजेंसी या जेपी के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान, ये भी आज हम जानना चाहेंगे। तो अपने आप में ये बड़ी बात है। जैसे पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने अंगीकार कर लिया या कांग्रेस से छीन लिया, उसी तरह अब समाजवादियों से, पिछड़ों की राजनीति करने वालों से जेपी, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, इनको बीजेपी छीनने की कोशिश कर रही है। ये मेरा सवाल होगा। तो आज हम आपको मंथन में मेहमानों का परिचय कराने से पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। उन प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट हो जाएगा कि आज मंथन हम किस ओर लेकर जाने वाले हैं। और सारा देश अब समझ गया है, सब लोग समझ गए, सब बड़े के लोग समझ गए। नहीं भाई, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। इसलिए हम लोग देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के साथ सब लोग मिलकर के, ये बड़ी पार्टी के साथ ही हम लोग मिलते हैं और एकता बना रहे। एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा, जो दल नहीं आएगा, उसे देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ करेगी। और पूरा टाइम हम इसमें लगाएंगे, खपाएंगे और हम इस दिशा का काम। बात को समझ सकते हैं। कभी उम्मीद आपने की थी मोहन भागवत जी मदरसा जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, कभी उम्मीद की थी क्या? ये असर हुआ है। पहली बार पिछले 10-15 साल में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है, क्योंकि उनका नफरत का एजेंडा अब धीरे धीरे कम हो रहा है और लोगों में भावना आ रही, भाई किस बात की लड़ाई लड़ रहे हो, क्यों धर्म के आधार पर नफरत फैला रहे हो? नफरत और हिंसा से देश की प्रगति नहीं होगी। अरे बकौल नरेंद्र मोदी जी के आप विश्व गुरु बनाना चाहते हो भारत को, क्या अशांति के माहौल में आप विश्व गुरु कभी बना पाओगे? आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उठते नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से मुझे सहमत है क्या?
ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली एक गठजोड़ की सरकार। बातें कुछ छुपी नहीं है, अमित शाह ने सब कुछ खोल दिया। जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के अवसर पर जिस वक्त नेताजी मुलायम सिंह पंचतत्व में विलीन हो रहे थे, उसी दरमियान बिहार के सिताब दियारा गांव जो छपरा में है, जेपी का जन्म स्थान है, वहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण जन्मे थे और उनकी जन्म जयंती के अवसर पर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया और जो नाम पट्टिका है, जो अनावरण पट्टिका है, उसमें बिहार के किसी नेता का नाम नहीं था। योगी का नाम था, अमित शाह का नाम था, लेकिन बिहार के किसी नेता जो बीजेपी से ताल्लुक रखता उसका नाम नहीं था। यह भी यहां बताना महत्वपूर्ण है। लेकिन अमित शाह ने खुलकर कह दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जेपी की राह पर चलते हैं। जेपी की राह पर चलने वाले, सेवा करने वाले लोग चाहिए बिहार की जनता को, या जेपी के नाम पर सत्ता हथियाने वाले लोग। ये सीधे सीधे एक मोर्चा खोल दिया अमित शाह ने बिहार में। अब बिहार का तो चुनाव है नहीं, तो बिहार की बात क्यों की? इसका मतलब लोकसभा चुनाव के ही परिप्रेक्ष्य में वो बातें कर रहे हैं और सीधे सीधे उन्होंने आक्रमण किया। कोई दबी छुपी नहीं। अमित शाह का में मुझे ये अंदाज बहुत बेहतरीन लगता है। कोई दबी छुपी, कोई उस तरह का खेल नहीं खेलते लुका छुपी का, सीधे सीधे अटैक करते हैं। इसीलिए वो देश के मौजूदा दौर में सबसे बड़े रणनीतिकार कहे जाते हैं। मंथन को अब आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों का परिचय कराते हैं। देश के जाने माने संपादक, राजनीतिक विश्लेषक एस हनुमंत राव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राव सर, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए। राव साहब इन दिनों आंध्र प्रदेश में हैं और के न्यूज़ के दर्शकों को वो समय देते रहते हैं, हमें उनका स्नेह प्राप्त होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जी अभी जुड़ेंगे हमारे साथ में थोड़ी देर बाद। प्रोफेसर के त्रिपाठी जदयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। कुलभूषण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अपना पक्ष, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कुलभूषण जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। और लोलेश्वर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपाध्याय जी। सबसे बड़ा पहला सवाल सीधे मंथन की शुरुआत हनुमंत राव जी से ही करते हैं। राव सर, आपने देखा कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद में ये खुलेआम कह दिया कि भाई अब कांग्रेस के साथ गोलबंद होने की जरूरत है और जो लोग कांग्रेस के साथ गोलबंद नहीं होंगे उन्हें देश माफ नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात लालू प्रसाद यादव ने कही। और एक लंबी बीमारी, जेल से रिहा होने के बाद लंबी बीमारी, ऐसा लगा कि बहुत गंभीर बीमार हैं, चल नहीं पा रहे थे, लेकिन जिस जोश, जिस एनर्जी के साथ में वो राष्ट्रीय परिषद में नजर आए, मुझे पुराने लालू यादव नजर आ रहे थे। और उन्होंने बहुत हुंकार भरी, और जो क्षेत्रीय दल हैं जो इधर उधर असमंजस में हो रहे थे कि तीसरा मोर्चा बनाया जाए, कांग्रेस के साथ जाया जाए, कांग्रेस ऐसा कर देगी, क्योंकि जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते, बिल्कुल तय कर रखा है, उनके पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो एक नया मोर्चा बनाकर गोलबंद हो जाए बीजेपी को हराने की मंशा लेकर, या फिर वो सीधे सीधे आ जाएं कांग्रेस के इर्द गिर्द। तो लालू प्रसाद यादव के इस बयान को, जो उन्होंने एक आह्वान किया, बयान ही नहीं बल्कि एक ये रास्ता है, ये असमंजस उन्होंने खत्म किया है जो क्षेत्रीय दल है। और लालू प्रसाद यादव मौजूदा दौर में
दिग्गज नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, पिछड़ों, दलितों, शोषितों की आवाज हैं, और मुझे लगता है कि पिछड़ों के देश के सबसे बड़े नेता हैं। राव सर देखिए, जो जमीन की राजनीति है उसको उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव ने जितने अच्छे तरीके से समझा है, अभी बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जो इस बात को समझ नहीं पाए। देखिए, भाजपा के पास में आज लगभग 49% वोट है और बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं होती है, थकती नहीं है और एक के बाद एक चुनावी अभियान में लगी रहती है। तो अब इतनी बड़ी पार्टी के बरक्स अगर किसी को लड़ना है तो पैन इंडिया प्रेजेंस किसका है? कांग्रेस का है। खराब से खराब हालत में भी कांग्रेस के पास में 20% वोट पिछली चुनाव में मिला। अगर आप किसी भी क्षेत्रीय दल को उठा लीजिए तो भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 2 से 3% मत है किसी भी दल के पास, कोई भी क्षेत्रीय दल। और अगर इस तरह के 5-6 दलों को जोड़ भी दिया जाए जो अपने राज्यों में क्षेत्रीय छत्रप हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो कुल मिलाकर के ये जो प्रतिशत है वो 20 का आंकड़ा पार नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवहारिक राजनीति है वो यही कहती है कि कांग्रेस के बैनर तले, जिसका एक पैन इंडिया प्रेजेंस है, आज भी आपको भारत का कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जिसमें कांग्रेस का नाम लेवा 2-4-5 कार्यकर्ता आपको ना मिले या 2-4-5 समर्थक ना मिले जी। तो ऐसे दल को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इधर गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को जानने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में आस्था रखने वाले लोग हैं जी। ये अलग बात है कि आज की जो चुनावी राजनीति है उसमें कांग्रेस बहुत पीछे चली गई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस का पूरे देश में एक नेटवर्क है और उसका अपना एक वोट बैंक है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। और सामने जो विपक्ष है जिससे लड़ाई लड़नी है, जो सत्ता पक्ष में बैठा है भारतीय जनता पार्टी, उसके पास में 49% वोट है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से व्यवहारिक रूप से बिना कांग्रेस को लिए लड़ा कैसे जा सकता है? क्या ममता बनर्जी अगर अपने सबसे अच्छे परफॉर्मेंस पर भी जाएंगी तो क्या वो इस स्थिति में है कि वो केवल पश्चिम बंगाल के सहारे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाए? या केसीआर, जिन्होंने अभी हाल में जो है तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति बनाया है और एक उन्होंने नई राष्ट्रीय पार्टी बनाई है, क्या इसके जरिए वो भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में है? तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो बिल्कुल नहीं। तो बिना कांग्रेस के दल वो भाजपा को नहीं रोक सकते हैं, ये बात बिल्कुल व्यवहारिक रूप से स्पष्ट है। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को लेकर के रोक सकते हैं? आगामी 2024 का चुनाव बताएगा कि कांग्रेस को साथ आने के बाद भी क्या ये सभी दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोक। अब जो आपके पूरे जो आपने विश्लेषण किया है, बहुत शानदार विश्लेषण आपने किया, उसका जो दूसरा कि आज अमित शाह ने जब शताब्दी में प्रकाश नारायण जी की मूर्ति के जो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जेपी के चेले कांग्रेस की गोद में बैठ गए। उठता है कि
1977 की इमरजेंसी का दौर और सारे दल एक और कांग्रेस के खिलाफ गैर कांग्रेसवाद की एक बयान वही और जेपी का आंदोलन हुआ और गंगा पे पानी काफी बह चुका है जी। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज गैर भाजपा की कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं ये नेता जो जेपी के चेहरे हैं। तो ये आज की परिस्थिति लगता है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर क्षेत्रीय दल के पास में नहीं है, अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है तो भी कितनी सीटें ले पाएगी, बंगाल बेस्ट परफॉर्मेंस देती है तो देंगी। तो सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से केसीआर एक बृहद मोर्चे की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बृहद मोर्चे की परिकल्पना कर रहे हैं। केसीआर खुद गए बनाया, लेकिन उसकी व्यावहारिकता को देखते हुए नीतीश जी ने इनकार कर दिया था और कहा था कि चाल भ्रम फैलाने की कोशिश जरूर हो सकती है, लेकिन नैरेटिव या आइडिया है तो इन जो चाहे हो या जितने भी बड़े क्षेत्रीय छत्र हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस के ज्यादा करीब है। तो जब आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि हम ऐसे दलों के साथ हमारा गठजोड़ लंबा हो, नहीं तो फिर वैचारिक मतभेद क्या सर जनता की सेवा कर रही है और जो नीतीश कुमार लालू हैं जो के आगे का भाषण का अंश देखने के तो क्या ये सवाल पूछेंगे। लोलारक उपाध्याय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन और आपका गलत इंट्रोडक्शन भ्रमवश उसके लिए। लोलारक उपाध्याय जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अमित शाह ने कह दी कि भाई वो जो जेपी के अनुयायी भाजपा जेपी की रास्ते पर चल रही है और जो आपके
नेता लालू प्रसाद जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने जेपी की है सत्ता भोग। उपाध्याय जी सुन, अनम्यूट कर, आपको मिल रही ऑडियो के। और जब आगे बढ़ाएं कि रास्ते पर चल रहे आप खबरों का चाहिए। मुख्यमंत्री विकास नेतृत्व की पूरी ले अब चुका है। और विश्व फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। ये फिटनेस गोल्डी खाते हैं। प्यार से समझाएंगे। तो अपने भी एक खबरों का भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए सत्ता के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने बैठे। विरासत अमित शाह दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र बड़ी बात कही, उन्होंने देंगे। राजीव मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी सभी जो क्षेत्रीय दल था नरेंद्र मोदी के भाजेंगे हम भी की तरह जो क्षेत्रीय दलों के अंदर असमंजस्य था उसको साफ करने की कोशिश की और कहा गोल बंद हो जाओ, ये एक बड़ी बात कही। और नरेंद्र मोदी की भाजपा जेपी के रास्ते पर कैसे चल रही, जरा ये समझाने की कोशिश करिए। बाकी लोग भी समझेंगे, हम भी समझेंगे कि भाई ये क्या पटेल की तरह जेपी को भी भारतीय जनता पार्टी हड़पने की कोशिश कर रही है। राजीव जी आप ही से सवाल है। सीएम नीतीश कुमार हो चाहे लालू जी हो, सत्ता के लिए चढ़ा दी जयप्रकाश जी की बलि विचारों की। जो चढ़ाई आप ये देखिए तो अगर जयप्रकाश नारायण जी हमेशा ही कांग्रेस का भ्रष्टाचार नीति का विरोध करते थे और निश्चित विरोध करते थे, आज जो काम कर रहे हैं, जो नीचे तक जयप्रकाश नारायण जी की जो सोच थी, आज वो मोदी जी ने करी है। नीचे तक काम करने का अगर किसी का जज्बा था तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो राजीव जी की आवाज बढ़ाई है, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, राजीव जी की आवाज को बढ़ाया जाए। हेलो, आप बोलिए राजीव जी, बोलिए। जो सीएम नीतीश कुमार और लालू जी हैं, सत्ता के लिए चढ़ा दी जयप्रकाश नारायण की विचारों की बलि। अरे जो जयप्रकाश नारायण हमेशा ही कांग्रेस की भ्रष्टाचार नीति के विरोध करते थे और आज सत्ता के हथियाने के चक्कर में उनका विरोध करते थे, आज वही बलि जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं की नीति से बने हैं। आज उनकी बलि चढ़ा दी, उनके विचारों को उनकी बलि चढ़ाई है। और जो बात बता रहे हैं जयप्रकाश जी नारायण, नरेंद्र भाई मोदी नीचे तक काम कर रहे हैं। नीचे उनकी सोच की जयप्रकाश नारायण के अंतिम व्यक्ति तक काम पहुंचना चाहिए। ये अगर कोई काम करा तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और पूरे देश विश्व में 1 अरब 30 करोड़ की जनता ने उनका विश्वास जीता है।
2014 में विश्वास जीता, 2019 में विश्वास जीता, और मुझे लग रहा है 2024 में तो पूरा विश्वास जीत ये सर्वविदित है। राजीव जी, मेरा दूसरा सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि लालू प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के आसपास गोल बंद हो जाओ। जो विपक्ष के सारे नेता हैं, क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनका आह्वान किया कि फिर पछताओगे, देश माफ नहीं करेगा। राजीव जी, सत्ता में वो कांग्रेस के साथ चाहते हैं कि दल में हम शामिल हो जाएं। पहले भी अभी आपने देखा होगा कि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी, बसपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन जितने चुनाव दल मिलकर लड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं लड़े, लेकिन एक स्पष्ट आपको बता रहा हूं, जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी ने 1 अरब 30 करोड़ का विश्वास जीत लिया है, निश्चित नीचे तक का जनता मोदी कर रही है। और आज जो मोदी ने कमाल कर दिया है, जो जिसने नीचे तक का राशन पहुंचाना, 1 अरब 30 करोड़ की जनता 80 करोड़ को आदमी को राशन पहुंचाना, 12 करोड़ आदमी को किसान सम्मान निधि पहुंचा देना है, को गरीब के घर में जो उज्ज्वला गैस दे देना, 6 करोड़ आदमी को, जो गरीब आदमी था उसको शौचालय दे देना, वो जो आवास 2 करोड़ आदमी को आवास पहुंचा देना। ये काम अगर कोई कर सकता था, जयप्रकाश नारायण जी की जो सोच थी, वो नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बहुत वरिष्ठ नेता लोलारक उपाध्याय जी भी जुड़ गए हमारे साथ। चूक अभी भी दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है कि व्यवधान है। ये सवाल कुलभूषण जी से लेते हैं, काफी देर से इंतजार करें। कुलभूषण जी, ये कह रहे हैं कि भाई मिलकर लड़ लें तो क्या कर लेंगे, तो इसका मतलब राहुल गांधी बेकार सिर खपा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और लालू जी कह रहे हैं सब लोग एक हो जाओ। ये बड़ी दयनीय स्थिति है आपकी, इसका मतलब बकौल बीजेपी का यही बड़बोलापन दुर्गेश जी इनको अब 2024 में सत्ता से बाहर करने जा रहा है। जिस तरह से ये आत्म प्रचार और विज्ञापन जीवी सरकार चला रहे हैं, उसका सच अब जनता जान चुकी है। आज अगर जो किसी मुद्दे की राजनीति की बात की जाए दुर्गेश जी, मंथन में बैठे हैं, आपका बड़ा कार्यक्रम, शिक्षा की स्थिति आप देखिए कि 90 यूनिवर्सिटी के एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं। 90 यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जाम बनाया CUET, और उसके बाद अभी तक वो एडमिशन नहीं शुरू हुए। अगर जो स्वास्थ्य की हालत की बात की जाए, जो जिला अस्पताल हैं उनका नाम एम्स रख के ये एम्स खोल रहे हैं। जो सड़कें बनाई हैं उनका हाल आप देख रहे हो। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का क्या हाल है, अभी आपने बरसात में देखा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उद्घाटन करने के 5 दिन बाद गड्ढों में तब्दील हो गया। इस तरह के विकास की जो इनका झूठ है, अभी आंकड़े दे रहे थे राजीव जी, सारे आंकड़े मनगढ़ंत हैं, सारे झूठे हैं। एक तरफ इन्होंने पूरे देश को गरीबी रेखा के ऊपर ला दिया है। आज चर्चा इसी पर रहेगी कि कांग्रेस के इर्द गिर्द लोग गोलबंद होंगे कि नहीं, और ये मेरा यही भी सवाल होगा कि क्या नरेंद्र मोदी जेपीवादी हैं, इसके इर्द गिर्द रहिए, थोड़ा सा भी विकास की तरफ मत ले जाइए। आज राजनीति की मजबूरी है, कांग्रेस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि देश ने जिस तरह का विकास किया था उसी तरह की स्थिति आज फिर दोबारा सबको चाहिए। और लालू जी बड़े नेता हैं, जरूरी नेता हैं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा है कि कांग्रेस के साथ ही काम होगा। भारत जोड़ो यात्रा का जो आप अभी जनता के बीच उत्साह देख रहे हैं, और ये तो अभी दक्षिण से शुरुआत हुई है, अभी यात्रा को आप। कुलभूषण जी, जो क्षेत्रीय दल हैं उनको कांग्रेस से भी भय होता रहा है, मतलब ए बी हैं कुल मिला के, उनको लगता रहा कांग्रेस भी सरकारें गिरा देती थी, हड़प लेती थी, और बीजेपी भी वही काम करती, क्षेत्रीय दलों में भय था। लेकिन अब क्या वो वाली स्थिति है कि कौन कम नुकसानदायक है? क्या इसको लेकर लालू यादव विपक्ष से कह रहे हैं, क्षेत्रीय दलों से, छत्रपों से कह रहे हैं गोल बंद हो जाओ, क्योंकि कोई रास्ता नहीं, तीसरे मोर्चे का कोई वजूद ना होना है, ना हो रहा है? दुर्गेंद्र जी, कांग्रेस कभी भी नुकसानदायक नहीं थी। कांग्रेस हमेशा सबको साथ लेके चलती थी, और कांग्रेस की राजनीति के दौर में ही इतने क्षेत्रीय दल पैदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को परेशान कर रही है, राजीव जी मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं वो। नहीं, कोई नहीं मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुराने की छूट सबको है। भारतीय जनता पार्टी का जो बड़बोलापन है वो आप देख रहे हैं, जनता परेशान है, इनके आंकड़े सारे बहुत बढ़िया हैं। एक राजीव जी से एक 10 सेकंड का रिएक्शन ले लेते हुए प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार, जेडीयू के नेता हैं। राजीव जी, एक रिएक्शन आपका 10 सेकंड का कुलभूषण जी की बात पे। मेरे मित्र कह रहे हैं, मैंने अभी जितने आंकड़े दिए मैं विश्वास से कह सकता हूं, एक एक आंकड़े अगर आप देखना चाहो, मैंने जितने आंकड़े बोले, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सारे आंकड़े मैंने सही बोले। ये बता दे कि इन्होंने इस पे कोई आंकड़े में नहीं हमने बोला है, लेकिन मैं तो आंकड़े जानता हूं, मैंने कुछ
जो काम किया है, धरती जमीन पे जो काम किया है, धरातल पे आज जो दिख रहा मोदी का सपना जो पूरा हो रहा है, वो मैंने सारे काम किए और मैंने जो काम किए तभी आज हमको जनता ने वोट दिया। 2014 से 2019 में अगर हम काम ना किए तो जाहिर सी बात है काम के नाम पर ही वोट मिला है। बहुत आपको विश्वास आगे भी है कि बहुत एकदम एकछत्र वोट मिलेगा आपको। ये अच्छी बात है भाई, काम पॉलिटिक्स में काम होना चाहिए लोगों पे। प्रोफेसर त्रिपाठी, अभी अमित शाह कल गए थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर, एक मूर्ति का अनावरण किया और उन्होंने कहा कि भाई जो लोग सत्ता के लिए 5-5 बार पाला बदले, उन्होंने जेपी के आइडियोलॉजी की हत्या की है और अपनी लोलुपता, सत्ता की लोलुपता का जो उनकी आइडियोलॉजी उसमें इस्तेमाल किया, वोटों की फसल जेपी के नाम पर काटी अपनी सत्ता के लिए। नरेंद्र मोदी ही देश में ऐसे नेता हैं जो जेपी वादी हैं। ये बड़ी एक्सक्लूसिव बातचीत कही है उन्होंने, बड़ी एक्सक्लूसिव बात कही, हमने पहली बार सुना है। प्रोफेसर त्रिपाठी अनम्यूट करिए। भारतीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना तो कोई परमानेंट दुश्मन। समाजवादी सोच के लोग हैं हम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। हम जनता के आधार, मुद्दों के आधार पे राजनीति करते हैं। अगर वो हम मुद्दों से हट गए भारतीय जनता पार्टी, तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन बना था, माननीय जॉर्ज फर्नांडिस ने इस गठबंधन को बनाया, जिसे आप कहते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये अलायंस इसलिए बना था कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हमने 3 चीजें कहा था कि इसको हटा दीजिए एजेंडा से। नंबर 1 कॉमन सिविल कोड, नंबर 2 धारा 370 और राम। हम इसके साथ एनडीए के साथ आए और लंबे अरसे से इनके साथ, और 24 पार्टियों को लेकर माननीय सरकार की इनकी गवर्नमेंट चलाई माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थी। उसके बाद हम 17 वर्षों तक बिहार में हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और उसके साथ ही साथ लगभग 10-12 वर्षों तक केंद्र में मंत्री रहे। और आज चूंकि हमने इनका गठबंधन छोड़ा, जब हमारी पार्टी के ऊपर इन्होंने खतरा कर दिया, ला करके चिराग पासवान को लगा दिया, जहां जहां हम लड़ रहे थे, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे, वहां इन्होंने चिराग पासवान को खड़ा करके हमको डैमेज किया। और हमको तो एकनाथ शिंदे की तरीके से बिहार में हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते। और दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि साहब रीजनल पार्टी की कोई जगह नहीं है। तो हमने अपनी रीजनल पार्टी को, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, जहां पे डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में हम लोग काम कर चुके हैं, उनके साथ माननीय लालू प्रसाद भी काम किए हैं और 19 महीनों तक जेल में रहे हैं। हम उनके साथ चले गए, उनकी केमिस्ट्री हमारी। प्रोफेसर त्रिपाठी, अमित शाह कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने सत्ता भोगी जेपी के नाम पर, असली उत्तराधिकारी वो बनने जा रहे हैं। जैसे पटेल को कांग्रेस से छीन लिया, वैसे अब जेपी को आप लोगों से छीनने जा रही बीजेपी। होशियार हो जाइए। देखिए चौहान साहब, उनके पास उनका कोई लीडर ऐसा नहीं जिसकी वो चर्चा कर सके। अरे वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से बड़ा जेपी वादी कोई है ही नहीं इस दुनिया में। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े जेपी वादी। राजीव जी आएंगे आपके पास। प्रोफेसर त्रिपाठी, कोई लीडर नहीं है चौहान साहब जी। और ये चौहान साहब उनके साथ जब अपना लीडर होता तो वहां चला। अब चूंकि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता के लिए प्रयास शुरू किया बिहार से, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, सबको पेट में और बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जेपी की मूर्ति का अनावरण करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चले गए। बिहार के किसी नेता का नाम उस शिलापट में है ही नहीं। वो जरा शिलापट दिखाया जाए। चाहता हूं कि पार्लियामेंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीन ही सोशलिस्ट लीडर का नाम लिया। उसमें नंबर 1 आपके जयप्रकाश, आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और दूसरा नाम लिया है जॉर्ज फर्नांडिस का, और तीसरा नाम लिया है आपके माननीय नीतीश कुमार, जिन्होंने कहा है वही एक समाजवादी नेता है।
और उनके ऊपर ना तो परिवारवाद है, ना तो कहीं पे उनका बेदाग छवि है। इसलिए वो देश में एक मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ और फरेब और जो नफरत का है, जो बीज समाज में बोया जा रहा है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, ठीक बात है, महंगाई जो मैं आऊंगा बेरोजगारी महंगाई पर आऊंगा। प्रोफेसर त्रिपाठी, आरजेडी के नेता लोलारक उपाध्याय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, वो शायद ठीक हो गया, जुड़ गए। उपाध्याय जी एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी आवाज ठीक कराइए, आवाज नहीं आ रही है। मैं करा रहा हूं आवाज। लोलारक जी आपसे यही सवाल है कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के साथ गोल बंद हो जाओ। माननीय लालू प्रसाद जी ने माननीय शरद यादव ने जो कहा है वो सच है। अरे भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के विरोध से जेपी और लोहिया राजनीति में एक तरीके से जेपीवादी लोहियावादी लोग आए और उसी कांग्रेस की आप वकालत कर रहे हैं। नहीं वकालत नहीं कर रहा हूं, ये समय की देन है। भारतीय जनता पार्टी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी केवल टोटल झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी टोटल झूठ बोल रही है। किसानों के हित में कोई काम नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में चाहे बिहार में बरसात नहीं हुई, राजीव जी सुन लेने दीजिए उनको, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्र घोषित करती थी, सारी सुविधाएं देती थी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया और ये कह रहे हैं कि मैं केवल सब्सिडी में ये जो है छूट करूंगा। और रही बात जयप्रकाश नारायण, मेरी बात सुनिए, रही बात जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश जी ने जो कहा था वो कांग्रेस में भी समाजवादी हैं, ऐसी बात नहीं है। समाजवाद कांग्रेस में भी है और आज हम लोग तो समाजवादी है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी माननीय समाजवाद लोहिया या जयप्रकाश का नाम नहीं जुड़ा हुआ। जयप्रकाश, अरे अमित शाह कह रहे हैं, उपाध्याय जी अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी से बड़ा जेपीवादी कोई है ही नहीं। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से बड़ा इस देश में जेपीवादी नहीं है और नरेंद्र मोदी की भाजपा जेपी के रास्ते पर चल रही। आप लोग केवल सत्ता के लिए जेपी का नाम इस्तेमाल करते हैं, लोहिया का इस्तेमाल करते हैं। उपाध्याय जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह ने बाकायदे जेपी की जयंती पर कल इस बात को कहा है कि भाई सबसे बड़े जेपीवादी नरेंद्र मोदी हैं, उनकी भाजपा सबसे बड़ी जेपीवादी है, जेपी के रास्ते पर चल रही। आप लोग तो सत्ता के लिए जेपी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप लालू जी हो चाहे नीतीश जी हो। के अनुयायी, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए कि आप विधिवत हमसे पूरी बहस करने की कोशिश करिए या नहीं। आपसे बहस तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे, वो है मौजूद हैं यहाँ पर। ये माननीय मोदी जी पैसा लूट रहे हैं। माननीय मोदी जी पैसा लूट रहे हैं और किसानों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। अरे वो जेपीवादी हैं भाई, वो कह रहे हैं जेपीवादी हैं, वो जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं अमित शाह कह रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है इस समय। ये गलत है, मैं इसको मानने के लिए तैयार। राजीव मिश्रा जवाब दीजिए, वो मान नहीं रहे भाई। वो कह रहे हैं कि ना ये भाजपा कहां से जेपीवादी हो गई? भाजपा कहां से बीजेपीवादी हो गई? उसका विरोध हमेशा जेपीएससी करते आए हैं। अरे उपाध्याय जी सुन लीजिए, वो बता रहे हैं कि भाजपा कैसे जेपीवादी है, सुन लीजिए। और प्रोफेसर त्रिपाठी आप भी सुनिएगा ध्यान से। अगर किसी ने बनाई तो जेपीएससी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने बनाई। मैं इनसे मित्र से कह रहा हूं, अगर इन्होंने कहा जिस तरह से कांग्रेस का विरोध किसने किया, अगर गैर कांग्रेस सरकार किसने बनाई, अगर किसी ने बनवाई तो जेपीएससी ने बनाई। और उन्होंने जो काम किया उसी सिद्धांतों पे चल रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी ने जो काम किया, सच में आज पूरा देश मोदी जी की ओर देखता है। और मोदी जी ने जो काम किया, आज हम कह तो रहे हैं, मेरे मित्र कह रहे हैं कि गेहूं महंगा है, राशन महंगा। अरे किसानों से पूछिए, 2014 से 2019 तक और 2019 से 24 में भी आप देख लेना, इस तरह से काम मोदी जी कर रहे हैं। देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री था जो 7 साल में एक भी ठीक है। राजीव जी बात आ गई, क्विक रिएक्शन आपसे चाहते थे। लोलारक जी बताइए, वो कह रहे हैं कि जो जेपी का मिशन था गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, उस पर मोदी चल रहे हैं, तो जेपीवादी तो मोदी हैं।
लालू और नीतीश थोड़े जेपीवादी हैं, वो सत्तावादी हैं। मेरे ही पैसे से किसानों के पैसे से ये जो है देश में लूट की धार पकड़ लिए हैं। नहीं, कतई नहीं, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। प्रोफेसर त्रिपाठी, एक 10 सेकंड का रिएक्शन आपका। ये क्या नरेंद्र मोदी और भाजपा जेपीवादी है? 10 सेकंड का रिएक्शन, फिर कांग्रेस के पास जाएंगे। पैसे से सब कुछ कर रहे हैं। उपाध्याय जी अब कृपया शांत हो जाइए, त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। जी त्रिपाठी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए अपने आप को। और इसके साथ ही साथ सारे जो बड़े बड़े संस्थानों को दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ लामबंद हम करने जा रहे हैं। पूरे देश के तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के हम 2024 में इनको बाहर करेंगे। हमारा तो समझौता इसलिए गठबंधन था कि हमारा गठबंधन कि इनके साथ हम आए थे कि हम कोई जनता के हितों को लेकर, मुद्दों को लेकर के बिहार में अच्छा शासन हमने चलाया। जब हमारी पार्टी के ऊपर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, गठबंधन धर्म को धोखा देना शुरू कर दिया, हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया और जनता दलियों को खत्म करने का प्रयास किया गया, तो हमने इनको छोड़ा। ठीक बात है। कुलभूषण जी के पास जाएंगे। त्रिपाठी जी, लगभग आपकी बात आ गई। कुलभूषण जी, एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस त्याग करने को तैयार है क्या? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के अंदर भी ऐसा नहीं कि उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही कि भाई विपक्ष में जिस गोलबंदी की बात लालू प्रसाद कर रहे हैं, लालू प्रसाद खुद भी इच्छा रखते हैं, नीतीश कुमार इच्छा रखते हैं, राहुल गांधी इच्छा रखते हैं, शरद पवार इच्छा रखते हैं, ममता बनर्जी इच्छा रखते हैं, पहले ये तय कर लो। ये लगातार ये नैरेटिव सेट करता रहा, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती है। इसका जवाब कैसे देंगे? क्या कांग्रेस कुछ ज्यादा त्याग करने के मूड में है? कुलभूषण जी देखिए दुर्गेंद्र जी, कोई भी पार्टी जो राजनीति करती है वो सत्ता में आने के लिए ही कोशिश करती है। कांग्रेस भी उससे अलग नहीं है, लेकिन तय ये होना है कि कौन ऐसी पार्टी है जो देश में सबको एक साथ इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के प्राकृतिक और स्वाभाविक विकल्प के रूप में खड़ी है। तो वो कांग्रेस पार्टी है जिसका पूरे देश में एक जनाधार है, लोग उससे जुड़े हुए हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा का अभी प्रथम चरण शुरू हुआ, उसके बाद कितना ज्यादा जुड़ाव राहुल जी के साथ और कांग्रेस की तरफ लोगों का हो रहा है। अभी तो ये यात्रा उत्तर आएगी और उसके बाद फिर पूरब से पश्चिम तक भी जाएगी। उसके बाद आप देखिएगा तो 2024 पूरी तरह से परिवर्तन का वर्ष है। और अभी तक की भारतीय झूठ पार्टी की जो सरकार है, हर चीज वहां झूठी है। अमित शाह साहब कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, आप कहिए अमित शाह साहब ने कहा है। अरे अमित शाह साहब ने आज तक हजारों झूठ बोले हैं, इतने 8 साल के शासन में हजारों झूठ बोले हैं। वो तो गोयबेल्स की तरह से काम कर रहे हैं, गोयबेल्स के सिद्धांतों पे चल रहे हैं। तो ऐसी सरकार को जनता आज बदलना चाहती है। पूरी राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि सत्ताताई सरकार से, तानाशाही पूर्ण सरकार से, लाल फीताशाही की सरकार से निजात मिले। जिस सरकार ने देश की सभी एजेंसियों को आज अपनी फ्रंटल बना के यूज करना शुरू कर दिया है, वो एजेंसियां देश की एजेंसियां नहीं, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां बन गई हैं। ऐसे समय में आप साफ साफ देखिए, जहां जिस राज्य में चुनाव आ जाएगा वहां छापेमारी शुरू हो जाएगी, बाकी टाइम वो कोई काम नहीं करेंगे। कांग्रेस ने तमाम पाप किए थे, तो 8 साल से आप सरकार में बैठे हैं, आप कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। नहीं तो राहुल गांधी ने एक रोड मैप दिया है विपक्ष को कि कैसे ईडी से निपटो। राहुल गांधी ने बताया है कि डेरा डालो, घेरा डालो, बैठो, पूछने दो सवाल। और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि मेरे घर में दफ्तर बना ले ईडी। तो कुछ नेताओं ने रोड मैप दिया, उस पर चलना चाहिए विपक्ष के बाकी नेताओं को। कुलभूषण जी, इसीलिए कांग्रेस, मैं आ रहा हूं, राजीव जी आ रहा हूं, आपसे रिएक्शन लूंगा। राजीव जी, कुलभूषण जी बोलिए। के साथ इसीलिए आज सभी क्षेत्रीय पार्टियां लामबंद होना चाहती हैं। ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस ही वो एक बड़ा दल है जिसके साथ सब मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा पाएंगे। क्योंकि ऐसे समय में वाकई कठिन हो जाता है जब सरकार की सभी एजेंसियों को पार्टी अपनी एजेंसियां बना ले। तो इसलिए ये लड़ाई कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बहुत दिनों से झूठ परोसा और झूठ बिछाया भारतीय जनता पार्टी ने, तब आज इस स्थिति में इतनी मजबूत सरकार बना के बैठी है। तो इनसे लड़ने के लिए वही ताकत चाहिए, राहुल गांधी जैसा जज्बा चाहिए। और उस जज्बे को कुलभूषण जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है, बड़ा मासूम सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जेपीवादी है?
ये बड़ा मासूम सवाल है मेरा। पूरी तरह से जेपी के आदर्शों के खिलाफ पार्टी है, लोहिया के आदर्शों के खिलाफ पार्टी है, गांधी के आदर्शों के खिलाफ पार्टी है, पटेल के सिद्धांतों के खिलाफ पार्टी है। पटेल को तो हड़प लिया, आपसे छीन लिया। कहां छीन लिया? इनके छीनने से कुछ नहीं होता। सब लोग जानते हैं कि पटेल की क्या भूमिका रही इस देश को बनाने में। वो सिर्फ गुजरात का एंगल जोड़ देने से पटेल उनके नहीं हो जाते हैं। पटेल ने जो त्याग किया देश के लिए, वो इस तरह के प्रधानमंत्री की तरह से विज्ञापन जी अरे वो प्रेजेंट करते हैं कि आप लोगों ने पटेल को आगे नहीं किया, नेहरू को आगे किया। अभी तक जो नई पीढ़ी यही जानती है कि नेहरू ने पटेल को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो एक परसेप्शन बनाया बीजेपी ने, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अब जेपी को लेकर वो बनाने जा रहे हैं परसेप्शन। के त्रिपाठी जी और लोलारक उपाध्याय जी होशियार हो जाएं। दुर्गेन जी, आप भी जानते हो अच्छी तरह, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, यहाँ जो लोग बैठे वो भी जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गोयबेल्स थ्योरी काम नहीं आ रही है। झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता है। राजीव उपाध्याय वो कह रहे हैं कि भाई ये थ्योरी काम नहीं आ रहा है, झूठ बार बार झूठ बोलो सच नहीं हो जाएगा। अब वो फार्मूला लागू नहीं होगा कि एक झूठ को बार बार बोलो वो सच हो जाएगा। राजीव जी जवाब बहुत बहुत संक्षिप्त, क्योंकि मंथन अपने अंतिम चरण में, अंतिम सोपान में है। मेरी बात सुनिए, मैं सीधे नहीं, लोलारक जी आपके पास आएंगे, राजीव जी से रिएक्शन लेते हैं। राजीव जी से, लोलारक जी बस एक 10 सेकंड का वक्त दीजिए। बोलिए राजीव जी, रिएक्ट करिए। राजीव जी, अगर मैं झूठ बोल रहा होता, 2000 नरेंद्र मोदी जी ने शपथ दिया, संसद को चूम के जब वो गए और वहां पे पहुंचे, उन्होंने पूछा कि क्या हो, आज जिसके पास शौचालय नहीं था, बाहर महिलाएं पेट पकड़ के बैठती थी, क्या कांग्रेस 70 साल से नहीं सोच पाई थी उस महिला को शौचालय चाहिए? वो माँ से नहीं पूछ सकती थी जो उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता था, गैस सिलेंडर उसके घर में पहुंचना चाहिए था? आज वो उस माँ से नहीं पूछना चाहिए जिसके पास छप्पर था, आज उसके क्या मकान देने का काम किया? अगर उस माँ से नहीं पूछना चाहिए जो किसान का बेटा है, किसानी करता है, उसके क्या किसान सम्मान निधि आने का काम किया? आज 22,000 गाँव अंधेरे में डूबे थे, उनको उजाले का देने का काम, और गरीबों क्या उज्ज्वला सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन देने का काम किया मोदी जी ने? आपने सुन लिया, कुलभूषण जी आपने सुन लिया राजीव जी ने क्या 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 बातें कही हैं, सुनिए। राजीव जी जो भी बोलते हैं वो अपनी पार्टी की विचारधारा पे ही बोलेंगे, वो पूरी तरह से झूठ है, सबको पता है। आंकड़े इनके इतने उटल पटल हैं जो इन्होंने दिए, मैं बताऊं, इन्होंने गरीबी रेखा से कितने करोड़ लोगों को ऊपर निकाल दिया, और इन्होंने 80 करोड़ को राशन बांट दिया उसी गरीबी रेखा के आधार पर। इसी एक आंकड़े पर ये बोल दें तो मैं समझ में आ जाऊं। दूसरी बात कही शिक्षा की बात, जो ये बात कर रहे हैं, नौकरी और शिक्षा पूरे देश में इन्होंने खत्म कर दी, एडमिशन हो नहीं रहे हैं। राव सर आ रहा हूं आपके पास, राव सर आऊंगा, बस आ रहा हूं, बस 10 सेकंड का वक्त दीजिए, आऊंगा मैं। पूरे यूपी में इन्होंने भाई राजीव जी, कुलभूषण जी जरा शांत हो जाइए। लोलारक जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए उपाध्याय जी, बोलिए उपाध्याय जी की आवाज अब की जाए, बोलिए। हमारे योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ मैं आपकी बात स्वीकार नहीं करूंगा। आप बोलिए ना, रिएक्ट करिए। हम बोले जी, बोलिए। नहीं, मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों से यूपी के मुख्यमंत्री जी ठीक है, लेकिन इनके प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी चीज कि इन्होंने कहा मैं 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। आज एक भी लड़का बताने वाला नहीं है कि हम कितना रोजगार पाए। केवल कागज के पुलिंदे घूम रहे हैं और कागज के पुलिंदे में ये बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। अच्छा ठीक है। के त्रिपाठी जी 20 सेकंड में आपसे सीधा जवाब। के त्रिपाठी जी, लोलारक जी अब आपकी बात आ गई, प्लीज शांत हो जाइए। उपाध्याय जी शांत हो जाइए, आपकी बात आ गई। अब त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी जी 20 सेकंड में सीधा और सरल जवाब। मेरा वही मासूम सवाल आपसे कि क्या भारतीय जनता पार्टी जेपीवादी है? नरेंद्र मोदी इस देश में सबसे बड़े जेपीवादी नेता हैं। जयप्रकाशवादी नहीं है, जयप्रकाशवादी नहीं, जयप्रकाश को लूट रहे हैं, जयप्रकाश के नाम को लूट रहे हैं ये। ठीक बात है, आपकी बात आ गई। यही सवाल त्रिपाठी जी से है। उपाध्याय जी आप शांत हो जाइए जी। देखिए, मैं आपको दुरेश जी बताना चाहता हूं कि मोदी पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं। देश के जो अडानी की संपत्ति है वो कितने गुने बढ़ गई है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा सवाल अंबानी का है। अंबानी अपनी पत्नी को
हेलीकॉप्टर गिफ्ट देते हैं, जिस देश में लोगों की, गरीबों की संख्या लगभग 50 करोड़ के लगभग है, और इस जो आपने जो नोटबंदी किया और उसके साथ ही साथ जो देश में महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ये चरम पे है। ये कहाँ लग रहा है? आज आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं, लाखों आदमियों की नौकरी छूट गई है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं। जीडीपी डे बाय डे घट रही है। आपके डॉलर का रुपया हमारा जो 82 हो चुका है, कहां आप लेके जा रहे हैं इस मुल्क को? कौन सा क्या डेवलपमेंट हुआ? मैं नहीं समझ कह रहे हैं फिर भी जेपी वादी हैं, वो जेपी के रास्ते पर चलने वाली एकमात्र पार्टी है। आप लोग सत्ता भोगते हैं जेपी और लोहिया के नाम पे। देखिए सत्ता भोगी की बात नहीं करना चाहिए। अगर कोई एक आरोप माननीय नीतीश कुमार के ऊपर लगा दे तो मैं इनसे कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन पार्टी के लोग ही तो सुशासन बाबू का उनको खिताब दिया बिहार में। ये खिताब किसने दिया? माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया। चलिए ठीक है, राजीव जी जवाब दीजिए 10 सेकंड में कि आप ही लोगों ने सुशासन बाबू कहा, आप कह रहे हैं कि भाई सत्ता के लिए लोलुप थे, 5-5 बार पाला बदला, गृह मंत्री जी इस बात को कह रहे हैं। बोलिए राजीव जी 10 सेकंड में रिएक्शन, उसके बाद फाइनल कमेंट के लिए राव सर के पास चलेंगे। ये वो सत्ता की लालच पे कुछ भी बदल सकते। मैं पूछ रहा हूँ ना, अगर ये कांग्रेस सब मिलके लड़ना चाहती, प्रधानमंत्री कौन होगा? जरा ये भी पूछ लीजिएगा। ये सवाल तो पूछ लिया हमने ना, ये सवाल तो आपसे पहले हम ही ने पूछ लिया आपका सवाल कुलभूषण जी से। बोलिए। एक चीज और बता रहे हैं, जिस तरह से काम किया, विकास किया, जो मेरे मित्र कह रहे हैं महंगाई हो गई, ये हो गया। अरे आप ये देखो ना, कोविड के समय जो संकट, आज वैक्सीन दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीन दिया, तो फ्री वैक्सीन दिया। हम लोग ने पहली बार ऐसा कोई काम कर सकता, देश के प्रधानमंत्री ने 2 वैक्सीन फ्री दी, बूस्टेड भी लगा के दिया। और देश के लिए जो सोच रहे हैं, और देश के लिए पहली बार कोई सोच रहा है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सोच रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। राजीव जी बात आ गई। अब फाइनल कमेंट हनुमंत सर का। राव सर फाइनल कमेंट। दुर्गेश जी, मैं बहुत देर से चाह रहा था राजीव जी से ही एक सवाल पूछना। देखिए 77 में जेपी के आह्वान पे अटल जी, आडवाणी जी समेत तमाम बड़े नेता जो है जाकर के जुड़े थे। जनता पार्टी जब बनी थी 77 में, और गैर कांग्रेसवाद को चुनौती दी थी, जीते भी। लेकिन दोहरी सदस्यता के कारण जो है अलग हुआ, जो ये धड़ा था वो अलग हुआ। उन्होंने जेपी के विचारधारा से अपने आप को अलग किया और 80 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो इन्होंने तो जेपी को 1980 में ही जेपी का परित्याग कर दिया था। तिलांजलि तो दे दी थी राव सर, तिलांजलि दे दी थी इन्होंने। हाँ, कि जेपी के आह्वान पे जुड़े जरूर, लेकिन दोहरी सदस्यता का जब मुद्दा आया तो 1980 में इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, जेपी की विचारधारा से अलग कर लिया और भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो अब ये कैसे दावा कर रहे हैं, मैं जरा राजीव जी से समझना चाह रहा था, इसलिए मैं। नहीं सर, आप कंप्लीट करिए फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि अमित शाह ने कहा कि भाई मोदी से बड़ा कोई जेपी वादी है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जेपी वादी है। तो क्या ये वक्त की जरूरत है जो फिर से जेपी की जरूरत है इनको? देखिए ये जो है 1980 में इन्होंने जेपी की जो विचारधारा थी उससे इन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया और भारतीय जनता पार्टी बनाई। अगर ये उसी विचारधारा में होते तो दोहरी सदस्यता नहीं लेते, ये जनता पार्टी के साथ में रहते और सरकार चलती। लेकिन चूंकि इन्होंने अपने आप को अलग किया दोहरी सदस्यता के मामले में और एक अलग पार्टी बनाई, तो आज अगर ये दावा करते हैं कि ये जेपी के अनुयायी हैं तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि 80 में आपने छोड़ा क्यों था जब जेपी के आह्वान पे आप उनके साथ जुड़े थे? आप ही ने तो छोड़ा था। और आज आप कैसे दावा कर रहे हैं कि नहीं साहब हम जेपी के साथ खड़े हैं या हम जेपी की विचारधारा को मानते हैं? मानते होते तो आप 80 में छोड़ते क्यों? सवाल तो ये है। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा सवाल है। राव सर बहुत शुक्रिया आपका, प्रोफेसर के त्रिपाठी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजीव मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, लोलारक उपाध्याय जी आपका बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया कुलभूषण जी का भी बहुत धन्यवाद उनका। शुक्रिया तमाम उन दर्शकों का जो करोड़ों दर्शक के न्यूज़ को देखते हैं और मंथन कार्यक्रम को देखते हैं। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में रोजाना हम आपको भारत जोड़ो यात्रा से रूबरू कराते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। आज कर्नाटक में ही है और चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आज यात्रा थी। तो हम आपके लिए कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आए हैं, कुछ ऐसे दृश्य आपके लिए लेकर आए हैं जो
यात्रा को रिफ्लेक्ट करते हैं और कितना मुश्किल होता है किसी नेता के लिए अपनी छवि गढ़ना। मैं बात राहुल गांधी की कर रहा हूं, राहुल गांधी वही कर रहे हैं। उनकी छवि को जो चोट पहुंची है उसको वह इस पदयात्रा के माध्यम से मजबूत बना रहे हैं। देखिए ये तस्वीर। नमस्कार।